हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक के काव्य खंड का चैप्टर 5 घर की याद। उससे पहले हम जानेंगे इस कविता के जो कवि हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। और घर की याद जो कविता है इसके जो रचयिता हैं पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और इनकी रचनावली से ली गई दो पंक्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरती से इन्होंने लिखा है। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ना मम आदि। और इन्हें प्रमुख सम्मान जो मिले हैं, जिन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है वो है प्रमुख रूप से साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया है। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु सन 1985 में यानी 1985 में हुई थी। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी के लेखन में अगर हम थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं तो इनका सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र जी। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें इनकी भूमिका प्रमुख थी। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधीवाद पर आस्था रखने वाले, गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन करने के पश्चात कविता इन्होंने लिखी है। और गांधी जी और कविता के बीच में इन्होंने एक सेतु यानी पुल का काम किया है। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है और इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है और इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगने वाले वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल लेने की इनमें अद्भुत क्षमता है और इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब हो जाती है। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी जिस किसी विषय को अगर लिखने के लिए शुरुआत करते हैं या उठाते हैं उसे वे घरेलू बना लेते हैं यानी अपना बना लेते हैं और इस तरह से इनका आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का ही एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। इन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना भी स्पष्ट दिखाई देती है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण इन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को भी रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। स्टूडेंट्स, घर की याद जो कविता है इसके अंतर्गत इन्होंने घर के मर्म का उद्घाटन जो है स्पष्ट रूप से लिखा है और इसमें कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से जो दूर रहने की जो पीड़ा सताती है, जो तकलीफ़ होती है, वो इसमें उन्होंने व्यक्त की है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। स्टूडेंट्स, घर की याद कविता में कवि ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जब कवि को जेल की यात्रा करनी पड़ी थी यानी कुछ समय जेल में जब उन्होंने व्यतीत किया था तो उस दौरान जब वो घर से दूर रहे तो घर की जो याद उन्हें आती थी तो उस दुख को उन्होंने इसमें प्रकट किया है। कवि के स्मृति संसार में यानी वो जो याद कर रहे हैं बीता हुआ जो समय, उसमें उनके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो है उनके परिवार के सभी की उनको याद आ रही है और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वे घर के सभी सदस्यों को याद करते हैं और
उन्हें अपने भाई बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। उनकी बहन भी मायके में आई होगी, उन्हें ऐसा याद आ रहा है। और कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख में व्याकुल परंतु स्नेह से भरपूर अपनी माँ की याद भी आती है, और वे पत्र भी नहीं लिख सकती हैं क्योंकि वे पढ़ी लिखी नहीं है। कवि यादों की भंवर में डूबते जाते हैं और उन्हें अपने पिताजी की भी याद आती है जो वृद्धावस्था से दूर हैं। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं, वो मौत या शेर से नहीं डरते हैं। उनकी वाणी में यानी उनकी आवाज़ में जोश है। और आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर, दंड एक एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होता है, उसे वे लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने 5वें बेटे को ना पाकर रो पड़े होंगे। 5वां बेटा यानी कवि अपने आप को उसमें बता रहे हैं कि 5वें नंबर पर उनका ही नाम है और 4 उनसे बड़े भाई हैं। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करते हैं कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी नहीं होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे भोजन की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा असमंजस में हूँ, क्योंकि उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो सावन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं और सावन से कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना यानी धीरज देना। और इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का बहुत ही खूबसूरती से चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया है।